ये जो वैल्यू थी डेल्टा थीटा की, ये आपकी है 28 नॉट 17। क्लास मुझे पता नहीं आप वो सर सुनाए से जरा पता कर लो। अच्छा भाई, ये 28 रखोगे तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4.2। ठीक है, आगे हमें कह रहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जामिन द apparatus सेटअप शोन इन फिगर 1.1। अगर हम बात करते हैं, वैल्यू दी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जामिन द apparatus सेटअप शोन इन फिगर 1.1। ठीक है, ऊपर जो apparatus दिया है उसके बारे में बात हो रही है। सजेस्ट वन प्रैक्टिकल रीजन व्हाई योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ C इनएक्यूरेट। जो भी पॉइंट्स में फर्क आ रहा होगा इनएक्यूरेसी का, वो क्यों आ रहा है? उसका एक बिल्कुल सिंपल रीजन सबसे पहले तो ये कि हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है भाई, इसका एक बिल्कुल सुलेमानी टाइप जो आंसर है ना, वो आपने हमेशा याद रख लेना है। हीट लॉस का तो सराउंडिंग में होना ही होना है, तो आप इधर लिख दो, इट इज ड्यू टू हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन फ्रॉम द साइड्स एंड द बेस ऑफ द बीकर। सही है, heat loss by conduction and convection from the sides and base of the beaker। एक मार्क का है तो उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी कह रहे हैं स्टेट वन इम्प्रूवमेंट टू द apparatus that produces a more accurate result। क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप भाई? इंप्रूवमेंट आप ये कर सकते हो उसके अंदर कि आप लिख दो कि भाई इंसुलेट द साइड्स एंड द बेस ऑफ द बीकर टू प्रिजर्व हीट लॉस। ठीक है, इंसुलेट the sides and the base of the beaker to preserve the heat loss in the surroundings। एक सेकंड होल्ड करना है, यहाँ पर जरा सा एक काम है मुझे। अच्छा, ये कह रहे हैं स्टेट वन इम्प्रूवमेंट, हमने बता दिया कि इंसुलेट द बेस एंड द साइड्स ऑफ द बीकर टू प्रिवेंट द हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, और अब कह रहे हैं अनदर स्टूडेंट रिपीट्स एक्सपेरिमेंट and forgot to switch off the heater at the end of the experiment, the temperature of the water continues to rise until it reaches to 82 degree centigrade। पहले कहाँ तक गया था? 45 तक गया था ना, I guess 48 तक गया था, 48.5। अब 82 तक चला गया and then remains constant at this value। Suggest one reason why the temperature of the water stop increasing when it reaches to 82 degree centigrade। What's the reason behind? सर स्टेट चेंज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, स्टेट चेंज कर रहा है। 82 डिग्री पे, 82 डिग्री पे कैसे स्टेट चेंज हो सकती है? सर वो ग्राफ पर आता ना, तो ग्राफ के हिसाब से तो यही होना चाहिए। होना ही चाहिए, लेकिन वाटर 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे बॉईल हो सकता है मेरे भाई? सर एनर्जी से ज्यादा होगी नहीं उसकी करंट की। नहीं, इसमें आपको लिखना होगा द रेट ऑफ हीट लॉस, द रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट गेन बाय द हीटर। ठीक है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके बॉइलिंग पॉइंट पे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट पे तो होना है, स्टेट चेंज हो रही है, या फ्रीजिंग पॉइंट पे होना है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू देख के भी तो आपको अंदाजा लगाना है कि 100 डिग्री की जगह 99 98 पे हो सकता है वाटर बॉयल, 82 पे नहीं हो सकता, 82 पे नहीं हो सकता ना भाई। इम्प्योरिटी होगी, 1-2 डिग्री गिर जाएगा, 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप सर लिखेंगे, वही बात होगी ना, एनर्जी क्या कह रहे हो? एनर्जी इतनी है ही नहीं, इसलिए नहीं हो रहा होगा वो। तो यार, तो इसको एनर्जी है नहीं, बात ये जितनी एनर्जी आ रही है ना हीटर से, उतनी एनर्जी ये लॉस भी कर रहा है सराउंडिंग में, तो डेल्टा जो है ना वो 0 हो रहा है। तो एनर्जी गेन और लॉस बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि एनर्जी ले ही नहीं रहा वो किसी सूरत, जैसे ही ले रहा है वो बाहर फेंक रहा है। तो इसको आपको लिखना है द रेट ऑफ हीट लॉस, द रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स
is equal to the rate of heat gain from the heater. Okay. सर हीट गेन होगा या एनर्जी गेन होगा? यार हीट एनर्जी तो होती है मेरे भाई, हीट एनर्जी पूरा लिख दो, हीट लिख दो, एनर्जी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, तीनों चीजें लिख सकते हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब चैप्टर पढ़ा था थर्मल का सबसे पहली बात यही पढ़ी थी हमने। ठीक है, ओके सर, सेट है। सेट है ना? 16 मार्क्स आपके हो गए आराम से। सर जी एटीपी सर। एग्जाम नहीं करवाना? क्या कह रहे हो? एटीपी एग्जाम नहीं करवाना? क्या करोगे एग्जाम करा के? आसान तो है, टी2 की तैयारी में टीवी की तैयारी हो रही है, टेंशन क्या है? सब हमारे बस खत्म बात। अब 30 में से 16 मार्क्स आपने एकदम मजे से गेन कर लिए, कुछ मेहनत लगी है इतनी ज्यादा? ऐसा लग रहा है थर्मल फिजिक्स का असेसमेंट दिया सिंपल। सब तैयारी P2 में हो जाती है भाई, P1 P4 दोनों P2 में कवर हो जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि पेपर सर दे दोगे। असेसमेंट भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसके अंदर तो फॉर्मूला भी बताया हुआ है। हाँ ना, इसमें तो चीजें दी हुई हैं, सब सजा के दी हुई है, बस इसमें आपको ना ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ग्राफ एक्यूरेट बनाने होंगे, वो आप मैथ्स को पढ़ चुके हैं अच्छे खासे। ठीक है, अब देखो मेरे साथ आपने इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ किया है, तब जाके 40 मिनट में आपने आधा पेपर कर लिया। आप खुद करोगे तो पेपर में तो जाहिर है आप वैसे भी तैयारी करके जाओगे, और आप खुद करोगे तो 20 मिनट में कर लोगे यही मैक्सिमम। ठीक है ना? तो 1 घंटे में तो आप आराम से घर पहुंच चुके होगे कर करा के। आगे बढ़ो। सर मगर सीआई वाले निकलने ही नहीं देते। हाँ, ये बात भी है। अंदर ही बैठे बैठे रहो, फिर है ना उनके चेहरे देखते रहो। अभी एक तुम तो वीडियो डर लग जाता है इनके अभी चेहरे तुम देखकर। अभी तुम वीडियो खराब कर रहे हो। चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ऑडियो सॉरी। A student uses a ray box to investigate the refraction of a ray of blue light as it passes through a glass prism. एक ब्लू लाइट है यहाँ से, यहाँ पे रे बॉक्स है, इसमें फिल्टर लगाया ताकि ब्लू लाइट जाए। ब्लू लाइट आई, यहाँ पर प्रिज्म पे फॉल करवा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये नॉर्मल बन गया आपका। ठीक है, आपको कह रहे हैं ही सेट्स द apparatus as shown in figure 2.1 on a piece of paper। ठीक है भाई, पीस ऑफ पेपर पे पूरा जो हमने किया था एक्सपेरिमेंट, उस तरह से इसने भी किया। ग्लास प्रिज्म है, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑफ द रे ऑन द प्रिज्म एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे आपको क्या करना है, सिंपल प्रोटेक्टर रखना है, यहाँ पर प्रोटेक्टर का 0 रखना है डॉटेड लाइन पे। ठीक है, उल्टा करके, हाँ मैं तो समझो, मैं बना के देता हूँ। ये डी होगा आपका, या तो फिर हाँ, सही, दोनों में से किसी भी जगह रख सकते हो। ये डी अगर यहाँ रखोगे तो इसका एंगल यहाँ से मेजर कर लोगे, वरना आप ऐसे भी रख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे डी रखा है लेट्स से, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको आप मेजर करके इसको एक्सटेंड करोगे आगे तक, तो ये एंगल बता देगा ये वाला एंगल है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है ये आपने मेजर करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, इसकी वैल्यू में लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लिख दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, ओके ठीक है। अब आपको कह रहे हैं द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एक्स इज 19 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता हूँ फिगर 2.1, draw the refracted ray inside the prism, mark with letter Y the point where the refracted ray emerges from the prism, draw the normal point at point Y। ओके, यानी कि आपको ये कंप्लीट करनी है रेस। ठीक है, अब आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ होगी, अंदर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, सही है। तो लेट्स से अगर आपकी यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे वैसे तो आप कहोगे अगर सीधी जाएगी तो कहाँ जानी चाहिए,
सर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी ना? हाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। देखो अगर ये सीधी जाती तो यहाँ जाती, ठीक है, ये सीधी नहीं जा रही तो ये कुछ यूं जा रही होगी ऐसे। अब एक्चुअल एंगल तो तुम रख के देखोगे ना, एंगल ये बनेगा तुम्हारा ऐसे। ये सही, डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए, सॉरी, ये डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है इसलिए बेंड हो रही है। इसलिए बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी तो आपने क्या करना है, आप इसका एंगल निकाल, आपको एंगल बना के ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे आपने डी रखा है, ये जो डॉटेड लाइन पे डी रखा है, ये एंगल मार्क के इस एंगल की लाइन खींच दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नॉर्मल बनाना दोबारा, यहाँ पर एक सीधा नॉर्मल आपने डॉटेड लाइन पे बनाना। फिर इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे फिर क्या होगा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मार्क करने जो नीचे लिखे हुए ना, पॉइंट वाई बनाओ, पॉइंट एक्स बनाओ, ठीक है। ये इमर्जेंट रे होगी आपकी जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी अब, ठीक है। और उसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, जो शुरू में था ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ होगा, ठीक है। सही है, समझ में आती है बात? हेलो, कोई तो बोल दो भाई। जी सर समझ आ रही है सर, ये बना रहा हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है? जी सर। चलो मैं करे अच्छा भाई, यहाँ पे मार्किंग कर देना पहले, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे, वो बना दिया, आपको 1 मार्क मिल गया। फिर आपने कहा मार्क द लेटर विद वाई, ठीक है, द पॉइंट विद द रिफ्रैक्टेड इमर्जेस द प्रिज्म। तो पॉइंट वाई कहाँ होगा, पॉइंट वाई यहाँ होगा, जो यहाँ पे टच करेगा ना, ठीक है, यहाँ से इमर्ज होगी। ड्रॉ द नॉर्मल एट पॉइंट वाई, नॉर्मल भी आपने ड्रॉ कर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। The ray emerges from prism at Y. Describe how the student can mark the path of the emergent ray accurately on the paper. Accurately कैसे बनाएगा? इसको सिंपली आपने लिखना है, द स्टूडेंट, लिखना शुरू करो। The student will mark the ray, emergent ray accurately on the paper, accurately on the paper by marking, by marking, sorry, by using pens, by using pens to see their image, to see their image in the prism, to see their image in the prism aligned with the refracted ray, to see their image in the prism aligned with the refracted ray। भाई प्रिज्म के अंदर देखेगा रिफ्रैक्टेड रे जहां पर है वहीं पे पिंस लगाएगा, जब पिंस लगाएगा तो फिर मार्किंग करके उनको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। क्लियर है? अलाइन विद द रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा भैया आगे सवाल है, a student investigates the maximum height h to which a ball bounces after hitting a laboratory bench. She sets up her apparatus as shown in figure 3.1. बॉल को ड्रॉप किया, मीटर रूल लगा हुआ है, स्टैंड पे लगा हुआ है, मीटर रूल बेंच पे ड्रॉप किया, बाउंस होगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं she drops the ball from the height of 80 centimeter above the bench as shown in figure 3.1. After one bounce, the ball reaches a maximum height of 55 centimeters. फर्स्ट बार बाउंस करेगी तो 55 सेंटीमीटर पे जाके वापसी जाएगी, ठीक है। ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ द बॉल
when h equals to 55 centimeters. क्या करना है भाई? 55 सेंटीमीटर पे मार्किंग करनी है, ठीक है। 55 कुछ यहाँ बन रहा होगा आपका, यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे बॉल ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका काम, सही है। सर मतलब नीचे वापस इस साइड के ऊपर आएगी बॉल। मैक्सिमम साइड उसने कह दिया ना 55 पे, बोले 55 पे ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपने यहाँ से मार्किंग के लिए स्केल और नीचे रखा और यहाँ पे बॉल ड्रॉ कर दिया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना 55 तक। क्या हुआ? सर मैं पूछ रहा हूँ मतलब नीचे लगने के बाद इस साइड तक आएगी बॉल। हाँ, नीचे लगने के बाद। सही है। फर्स्ट बाउंस से क्या मतलब, फर्स्ट बाउंस के बाद वापस आएगी तो 55 तक जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, फिर और कम हो जाएगी हाइट। तो इस तरह से उसने कहा फर्स्ट बाउंस का 55 पे जब आएगी तो ड्रॉ करो कहाँ होगी बॉल। तो हमने यहाँ पर ये लाइन डॉटेड ड्रॉ करके दे देनी है और यहाँ बॉल इसके नीचे ड्रॉ कर देनी है, सही। अब कह रहा है कि on figure 3.1 draw the positions of the student's eye placed correctly to view the ball at a height of 55 centimeters. बोला भाई आंख बनाओ स्टूडेंट की जहां से वो देख रहा हो। आंख बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये आपने 55 पे लाइन ड्रॉ की थी, एक तो ये यार ये क्रॉस हो गई है, इसका स्केल किधर है यार, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर आपने बॉल ड्रॉ की और यहाँ पर आपने आई ड्रॉ कर दी इसकी, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, सही है। क्योंकि पैरेलल अगर रिमूव करना है तो आपने आंख जो है वो बिल्कुल सामने दिखानी है जहां से वो देख रहा होगा स्टूडेंट, क्लियर है। सर आंख ऐसी ड्रॉ नहीं बनानी है, वो कोई सिंबल है। तुम खूबसूरत बना दो, कोई मसला नहीं है, नंबर उतने ही मिलेंगे, क्योंकि ये आर्ट्स का पेपर तो है नहीं, साइंस का है। यहाँ तो कोई पॉइंट एक्स भी लिख दोगे ना वो भी आंख को रिप्रेजेंट करेगा। सर आपने आर्ट्स किया भाई? भाई कभी भी नहीं, बायोलॉजी। सर आर्ट्स में होता, सॉरी, आर्ट्स में होता क्या है आर्ट्स के पेपर में? आर्ट्स में आर्ट्स होता है भाई, ड्राइंग्स होती हैं। जाके ड्राइंग करनी होती? हाँ, वेकेशंस होते हैं उसमें आर्ट्स होती है, काफी सारे ऐसी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होम इकोनॉमिक्स होती है, उनके अंदर सारा जो वो पॉट पेंटिंग्स होती हैं, सारी हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, सारा आर्ट्स में आता है, पेंटिंग्स। चलो, on figure 3.1 draw the position, ठीक है। She repeats this procedure 3 more times and obtains the following result for h 54, 57, 53 सेंटीमीटर। 3 आंसर्स उसने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है भाई। प्रोसीजर 3 बार रिपीट किया, 55 आया, फिर 54 आया, 57 आया और 53 आया, ठीक है। Use all her results to find the mean value of the maximum height h reached. Give your answer to an appropriate number of significant figures. 55 plus 57 plus 53 divided by 3 कर दे और आंसर बताएं क्या आ रहा है। जल्दी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, इतना टाइम नहीं होता। 128.7। डिवाइड बाय 3 किया, हाँ ना, कैसे हो सकता है भाई, क्या हो गया? 54.6 है। प्लस 54.6 54 प्लस 57 क्या हो गया? 54.6 54.6 कैसे हो सकता है राउंड ऑफ सर? करके, राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना। 54.7 हो जाएगा। 54.7 हो रहा है। तो 55 हो गया ना। हाँ 55 centimeter is your answer. The student uses a meter rule graduated in millimeters. Suggest why her results are not recorded to the nearest millimeter. क्या वजह?
स्टूडेंट ने मीटर रूल यूज करा है, मिलीमीटर्स का, सेंटीमीटर का नहीं यूज किया, चेंज कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नियरेस्ट मिलीमीटर तक क्यों नहीं आंसर आ रहा। सॉरी, मिलीमीटर तो ऑलरेडी है, इसमें मिलीमीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, लेकिन मिलीमीटर छोटा यूनिट है, क्योंकि बॉल बाउंस मिलीमीटर में से हो ही नहीं रही, इतनी जल्दी बाउंस हो रही है कि आप मिलीमीटर की रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रहे, सेंटीमीटर की रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो। तो इसका जो आंसर बनेगा ना, इसका आंसर क्या बनेगा कि इसमें आप लिखोगे कि स्टूडेंट इज नॉट एबल टू रीड द नियरेस्ट मिलीमीटर, is not able to read the nearest millimeters as the time is not sufficient to read the scale, as that time is not sufficient to read the scale, yeah, as the ball bounces very fastly, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। ठीक है भाई, जी सर, हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज क्यों भाई, खत्म तो करो। The student repeats the procedure now, but now drops the ball from a height of 10 centimeter. 10 centimeter से ड्रॉप की है और suggest why she now find the maximum height reach difficult to measure. हाँ भाई, सर सर का उसने फिर हाइट बहुत ज्यादा कम है ना, का वो की होगी ना ट्रेवल, तो जिसकी वजह से ना उसका का वो मसला हो रहा होगा। पहले 36 से फेंकी थी, जहां से फेंकी थी 36 से, तो है ना का हाइट है ना उसकी कम हो गई थी। अभी 10 से फेंकी होगी तो कम से कम उसकी 5 या 4 हो गई होगी, तो वो कैसे मेजर करेगी? एग्जैक्टली इसमें आप यही लिखोगे कि because the ball will bounce so quickly, the ball will bounce so quickly that the student cannot measure the maximum height. ठीक है सर स्लो मोशन करके नहीं देख सकते? सॉरी, स्लो मोशन करके नहीं देख सकते? स्लो मोशन क्या, वो हाइट ही ऊपर से इतनी कम हो गई, उसकी वेट ज्यादा है ना, वो बाउंस जल्दी करेगा। स्लो मोशन में तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है, तुम तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस मैं वो ये में बोल रहा है कि वीडियो बना के उसको स्लो मोशन करके देख सकते हैं ना? अरे भाई, वो तो वीडियो अलाउ नहीं कर रहा ना वहां पर भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये इसमें डायोड तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, कनेक्टिंग वायर है, 2 पार्ट्स हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा ये, अभी निकलते हैं। तकरीबन तो तुम्हारा हो गया इंशाल्लाह सर। ये अल्लाह 36 हाफिज। मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया तुम्हारा। देखो 1 घंटे में 36 मार्क्स का पेपर मैंने करवा दिया है, तो तुम लोग खुद करोगे तो कितनी जल्दी करोगे। अभी तो एक्सप्लेन भी हो रहा है, कैलकुलेशन भी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत आसान पेपर है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर एक क्वेश्चन बाकी है, करवा देना। अबे भाई जाने दो यार, क्या है? चलो, एक ही क्वेश्चन बाकी है यार। इसको एक्सप्लेन करने में 10 मिनट लग जाएंगे, सवाल तो 1 मिनट का है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में भी एक और पेपर चलो इंशाल्लाह पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्लास प्लीज संडे को कर लेना, नेक्स्ट ये क्लास बड़ा मसला हो जाता है, क्या बोल रहे हो। मजा नहीं आता। संडे को देख लेना सर, संडे को अगर हो सके तो केमिस्ट्री के बाद ही। अभी एक संडे पे भी रखते हैं ना, एक संडे करेंगे एक वेडनेसडे करेंगे, ऑल्टरनेट चलाएंगे ना। सही है सर, मर्जी है। तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे नहीं रखूंगा ना मैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।